हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इज माई स्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। आज के क्लास में क्या पढ़ेंगे? आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ पार्ट 2। बोलोगे सर ये क्या है? कूलम्स लॉ तो आपने बता दिया ऑलरेडी। डेफिनेटली मैंने कूलम्स लॉ बता दिया है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। वट एवर हैव टोल्ड यू अर्लियर इन द प्रीवियस क्लास, दैट इज द बिगिनिंग। नाउ इन द पार्ट 2 विल सी दैट द फोर्सेज ऑन मल्टीपल चार्जेस. When the large number of charges are present, then how exactly you are going to find the forces? Because force is a vector quantity. So if large number of charges are present, हर चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगा। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास 5 चार्जेस है, एक यहाँ, 2, 3, 4, 5, तो नेट फोर्स क्या होगा? सो पहला दूसरे पे लगाएगा, दूसरा तीसरे पे, तीसरा चौथा पे, चौथा पांचवें पे। हाउ टू फाइंड दैट? So that is very important. And previously, at the end, I have also given you the vector form of the Coulomb's law, because Coulomb's law gives you the magnitude of the forces between two charges. So we must know, because force is a vector quantity. When only two are there, no issue. If you want to find the magnitude, it's okay, no use. But force is a vector quantity. So when the large number of forces are there, you have to add it. You have to add the given all these forces in the vector form or vector addition form. So how you add two vectors? By using the parallelograms law. If large number of charges are present, then it will become very complicated, right? But I will make you easy. That will be very useful for JEE Mains and more how the JEE Advanced, right? So we'll do the sufficient practice here. Let's start today's lecture. चलिए, कोई भी तैयारी करना चाहते हैं, जेई मेंस की, जेई एडवांस की, सीबीएसई बोर्ड की, क्लास 12 की, नंबर दिया हुआ है। 1 to 1 पढ़ना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, ठीक है। अभी हम मार्केट में पूरी तरह से नहीं है, लेकिन आप पढ़ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं कभी भी। वीडियो में आप व्हाट्सएप पे लिखिए, आज बहुत आसान हो गया आपको बताना, और सब फ्री में मिल रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। कीजिए हेडिंग वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। हम ये दो बात पढ़ेंगे, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ COULOMBS कूलम्स लॉ। साथ साथ हम पढ़ेंगे आज के क्लास में ये पहला, और दूसरा पढ़ेंगे फोर्सेस ऑन मल्टीपल चार्जेस, ठीक है। ये हेडिंग कर देते हैं। फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। जिसको हमने नाम दिया है कूलम्स लॉ पार्ट 2। कूलम्स लॉ पार्ट 2। अब देखिए ये क्या है। सबसे पहले एक बार कूलम्स लॉ रिकॉल करते हैं। जो ये कूलम्स लॉ है, आपको पता है कि दो चार्ज, और वो चार्ज कैसा होगा? पॉइंट चार्जेस होगा। पहला Q1, दूसरा Q2, और दोनों के बीच में अगर R डिस्टेंस है तो इसके बीच में एक फोर्स लगेगा, और ऑब्वियसली सेम चार्जेस है तो रिपल्सन होगा। और हम ऐसा लिख देते हैं F इज इक्वल टू इन जनरल 1/4πε, जिसको हम K बोलते हैं, और Q1 Q2/R²। दिस इज द स्केलर फॉर्म, ठीक है। 1/4πε को हम K भी बोलते हैं। 8.85 या 8.98 जो इसकी वैल्यू होती है, जो अप्रोक्सीमेटली 9 के बराबर कई किताबों में लिखा रहता है, डिवाइडेड बाय R²। ये तो स्केलर फॉर्म है। अब आता है कि इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है। तो इसका जब वेक्टर की फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके बीच में एक फोर्स लगेगा।
तो उसको हम लिखते हैं 1/4πε0, और यहाँ पर चार्ज तो Q1 Q2 ही रहेगा, इसका नेचर कुछ भी हो सकता है, ये प्लस माइनस जो भी रहे, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और यहां पर हम एक आर, जब भी कभी वेक्टर का डायरेक्शन दिखाना होता है तो हमें क्या करना होता है, यूनिट वेक्टर लेना पड़ता है। अगर एक आर एक वेक्टर है, आर एक वेक्टर को हम एरो से दिखाते हैं इस तरह से, आर वेक्टर, ए वेक्टर एटसेट्रा, ये वेक्टर है। लेकिन अगर इसका डायरेक्शन दिखाना होगा तो इसमें दोनों है, मतलब इसमें यूनिट मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन मैंने से कि डायरेक्शन क्या होता है, तो उसके लिए हम यूनिट वेक्टर लिखते हैं, जिसको यूनिट नॉर्मल वेक्टर भी कई बार कहा जाता है, लेकिन इन जनरल इट इज यूनिट वेक्टर, जिसको हम ए कैप या आर कैप बोलते हैं। तो चूंकि आर की बात कर रहे हैं, पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो उसका आर कैप लिख देते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और इसको हम लिख देते हैं आर। जो ये यूनिट वेक्टर है उसके बारे में कल मैंने बताया था कि अगर किसी भी वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर ए कैप लिखना चाहते हो तो वो वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो ये मैग्नीट्यूड है, मतलब ये मॉड आर का स्क्वायर है एक तरह से, जिसको हम आर स्क्वायर बोलते हैं। तो ये आर वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, आर है, या तो आर मैग्नीट्यूड बोलो या आर बोलो। हाँ, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो आर के बराबर होता है। तो यहां पर ये आर स्क्वायर और ये आर क्यूब हो जाएगा। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं जो मैंने कल लिखा था कि जो एफ की वैल्यू है वो 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये आर स्क्वायर और ये यूनिट वेक्टर वाला एक आर और ऊपर में वेक्टर, तो ऐसा भी लिखा रहेगा, तो एक ही बात है। सो हेयर ये सिंबल याद रखना, कई किताबों में कंफ्यूजन देता है, ये याद रखना। तो यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये आर वेक्टर है और ये आर क्यूब है। क्लियर है चीज? तो जब वेक्टर लिखोगे तो आर क्यूब होगा, और जब आप यूनिट वेक्टर लिखोगे, ये आर कैप लिखोगे, तो ये जो है आपका सिर्फ आर स्क्वायर होगा। तो यहां तक तो क्लियर हो गया। अब हम सीधा एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो लास्ट एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको कि पोजीशन वेक्टर हम लिखते कैसे हैं और इसका मतलब क्या होता है, जरा हम वो समझते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस है, एक यहां पर Q1 है और दूसरा यहां पर Q2 है। मैंने 2 पोजीशन मान लिया, Q1 और Q2, दोनों का चार्ज हम पूरे मोमेंटली हम सेम मानते हैं, और यहां पर कोई एक ऐसा पॉइंट है जहां से हम इसकी पोजीशन देख रहे हैं। तो अब क्या करेंगे हम कि इस O से इसका पोजीशन मान लेते हैं कुछ है, और हम पॉइंट चार्ज ही लेते हैं। आपको हम बता रहे हैं ऑलरेडी, क्योंकि जितना बड़ा साइज होगा चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहां पर मैंने O से माना, Q1 के लिए मान लो कि ये R1 पे है और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो R2 पे है। ठीक है, हम एक पल के लिए ये मान लेते हैं। अब इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, अब इसके बीच का जो डिस्टेंस है Q1 Q2 के बीच का, ये कुछ ये होगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे R12। अगर हम देख रहे हैं कि फोर्सेज ऑन टू ड्यू टू 1, यहां दो बातें हो सकती है कि Q1 पे Q2 चार्ज लगाएगा, फोर्स लगाएगा, और Q2 पे Q1 फोर्स लगाएगा। तो ये दो बातें होती है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसा थोड़ी है कि Q1 पे ही फोर्स लगेगा और Q2 बैठा रहेगा, Q2 पे भी फोर्स लग सकता है और Q1 लगा सकता है। तो यहां पर दो बातें होंगी। तो देखना है कि हमें फोर्स कहां लेना है, उस हिसाब से फोर्सेस यहां दोनों होंगे। ठीक है, अगर मैं Q2 पे देख रहा हूं तो Q2 पे अगर फोर्स देखूंगा तो Q2 पे कौन फोर्स लगाएगा, Q1, और ये इसको इसी लाइन पे आगे की तरफ रिपेल कर देगा। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा कि मतलब हम फोर्स कहां पे देख रहे हैं, फोर्सेज ऑन 2 ड्यू टू 1। क्लियर है? इसी प्रकार अगर हम फोर्स Q1 पे देख रहे हैं तो कौन लगाएगा, Q1 पे फोर्स कहां से आएगा, Q2 से आएगा। तो फोर्सेस ऑन क्या देख रहे हैं, 1, तो वो पहले लिखेंगे जहां पर देख रहे हैं ड्यू टू दिस, तो इसको हम 2 पे बोलेंगे। तो यहां दो बातें हैं, F21 का मतलब हो गया फोर्सेस ऑन 2, मतलब चार्ज ऑन 2, मतलब चार्ज 2 एट चार्ज 2, ड्यू टू, ऑन Q2 भी बोल सकते हो, ऑन 2 मतलब Q2 पे देख रहा हूं, ड्यू टू
Q1। अब हम इसी तरह से F12 लिखते हैं तो इसका मतलब हो जाता है फोर्सेस ऑन वन, वन मतलब Q1 ड्यू टू Q2। तो ये इसका मतलब है। अब क्या ये दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, तो कई बार इक्वल अपोजिट होता है, वो बताऊंगा आगे, ठीक है। तो कुलम्स लॉ जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि 1/4πε Q1 Q2/r², यहां तक लिख लिया और हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब एक और चीज देखते हैं यहां पर कि ये तो मैंने अपोजिट चार्जेस लिया है तो इसलिए रिपल्शन हुआ। अगर सेम चार्जेस लगता तो फोर्स इसकी तरफ ही इसी लाइन के अलोंग लग जाता। और यहां जो मैंने R लिखा है ये वास्तव में आप चाहो तो R21 लिख सकते हो या R12 लिख सकते हो। अगर मैं फोर्सेस 2 पे देख रहा हूं तो यहां भी पॉसिबिलिटीज है R12 और 21 का। तो जब हम R21 कहते हैं तो इसका मतलब R2 माइनस R1 होता है। ये पोजीशन वेक्टर्स हैं Q1 का और Q2 का, ओके। और ये R21 डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस है विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन वेक्टर, तो हम उसको ऐसा लिख लेते हैं। और अगर R12 लिखना होगा तो R1 माइनस R2 इस तरह से पोजीशन वेक्टर भी लिख सकते हैं, ओके। तो यहां तक तो आप सबको ये पूरा क्लियर हो गया है। और अगर देखा जाए तो R12 और R21 दोनों एक दूसरे के निगेटिव हैं। मैं ये कह सकता हूं कि R21 बोलो या R12 ये दोनों बराबर नहीं, निगेटिव होते हैं दोनों का। मतलब ये देखो ना, R2 पहले R1 बाय इसमें एक नेगेटिव लगा दोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। सो यहां पर हमें पोजीशन वेक्टर के बारे में क्लियर हो गया। अब हमें इसमें कोई परेशानी नहीं है। और दूसरा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि अगर चार्जेस अपोजिट नेचर्स के होंगे, मान लीजिए ये Q1 Q2 सेम नेचर के हैं, तब तो ये इधर रिपल्शन करेगा। और अगर मान लीजिए ये चार्जेस जो है अगर अपोजिट नेचर, यहां पर इसको हम कहते हैं Q1 और Q2 जो है ग्रेटर देन 0, मतलब वो दोनों पॉजिटिव है, सेम नेचर के हैं। और एक प्लस माइनस है, इसका मतलब ये Q1 Q2 जो है लेस देन 0 हो जाएगा, मतलब ये प्रोडक्ट हो गया। और इस केस में अट्रैक्शन होता है तो ये इसको खींचने की कोशिश करेगा और ये इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये फोर्स दिखा रहा है, ये एरो दिखा रहा है कि दिस Q1 इज ट्राइंग टू पुल द Q2 एंड Q2 इज ट्राइंग टू पुल और अट्रैक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, ओके। सो ये चीजें आपको समझ में आ चुकी है। अब हम किसी भी दो फोर्सेस के बीच में हम कूलम्स लॉ लगा सकते हैं, या तो F12 निकालना है और F21 निकालना है। तो ये मेरा पिछला केस था। इस वाले केस में मुझे बताइए कि F12 कैसे लिखेंगे। अगर मुझे F12 लिखना है यानी फोर्सेस ऑन वन ड्यू टू द चार्ज Q2 लिखना है, तो इसका मतलब 1/4πε0 दैट विल बी द सेम व्हिच इज द कांस्टेंट। नाउ Q1 इंटू Q2 लिखेंगे। और पोजीशन वेक्टर क्या लेंगे, हम क्या देख रहे हैं, पोजीशन वेक्टर का भी एक तरीका है कि हम 1 पे देख रहे हैं 2 पे, हम R12 ले कि R21 ले, ये बताइए सर, ठीक है। ऑब्वियसली हम 1 का देख रहे हैं 2 पे, तो हम पोजीशन वेक्टर भी इस केस में क्या लेंगे, इस केस में पोजीशन वेक्टर भी R12 ही लेंगे, ओके, कि पोजीशन वेक्टर R12 ही लेंगे, है। तो ये भी आसान हो गया। फिर इसका क्या होगा, स्क्वायर, और इंटू R12 का क्या लेंगे, कैप लेंगे। अगर आपने स्क्वायर लिया तो यहां पर कैप, मतलब एक्चुअली में R² ही होता है फॉर्मूला में, राइट। बट यहां पर उसका चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हम इस पे कैप लगा देते हैं। अब इसका कैप निकाल के वो पूरा पूरा वेक्टर लिखोगे तो ये R³ हो जाएगा झट से, क्योंकि R12 कैप का मतलब होगा R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड R12, ऐसा, जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय R12। सिंपल R12 लिखा है, कोई सिंबल नहीं लगा इसके ऊपर, मतलब वो स्केलर क्वांटिटी है, तो ये इसलिए क्यूब हो जाता है। इसी तरह से अगर मैं इसमें F21 लिखूं तो मैं आसानी से लिख सकता हूं 1/4πε0, फिर लिखेंगे Q1 Q2 बाय R21 का स्क्वायर इंटू R21 कैप। ये स्क्वायर लिखा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, स्क्वायर है इसके ऊपर, ये नहीं है, राइट। तो अगर वेक्टर लिखोगे तो ये R³ भी होता है, ये ध्यान रखना। मैं R² ही लिख रहा हूं और यहाँ कैप लिख रहा हूं, दैट इज बेटर बिकॉज इन द स्केलर फॉर्म यू डोंट राइट R³ because it sometimes it gets confusion. You can write it 1/4πε0 Q1 Q2 by R². Okay, sure. Here we have seen that कि आप F12 कैसे लिखते हैं, F2 कैसे लिखते हैं, ये चीजें आपको समझ में आ गई है। लेकिन इस दोनों को अगर हम ध्यान से देखें, F12 को और F21 को, तो इस दोनों में सिर्फ माइनस का ही अंतर है, क्योंकि R12 और R21 जो है
वो मैग्नीट्यूड सेम है, ये R1 माइनस R2 का स्क्वायर होगा, R2 माइनस R2 का स्क्वायर होगा, ये वेक्टर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये भी कहते हैं कि जो F12 है इस वाले केस के लिए वो माइनस F21 के बराबर है, या और वाइस वर्सा, पहले ट्रू 1 को लिख सकते हो, 1 2 को लिख सकते हो। तो ये जो है इस तरह से होता है। So far we have understood that how to write the vector forms, and this is the Coulomb's law. Now it is time to discuss the forces on the multiple charges, the forces between multiple charges. तो suppose we have the multiple charges. अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास एक चार्जेस यहाँ है, एक चार्जेस यहाँ है, एक चार्जेस यहाँ है, मैंने सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए 3 चार्ज लिया हुआ है, तो मैं इसको Q1 बोल देता हूँ, इसको कुछ Q2 बोल देता हूँ, और इसको कुछ Q3 बोल सकता हूँ। सो नाउ वी हैव नोट 2 चार्जेस, 3 चार्जेस, मे बी n नंबर ऑफ चार्जेस, राइट। नाउ हाउ टू राइट द फोर्सेस। अब कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया, अभी तो पहले 2 थे तो एक दूसरे में देखा हमने, या तो अट्रैक्शन होगा रिपल्सन होगा। अब क्या करेगा, Q1 लगाएगा Q2 पे चार्ज, Q2 लगाएगा Q1 पे, Q2 लगाएगा Q3 पे, Q3 लगाएगा Q1 पे, ये धक्का मुक्की होता रहता है। तो यहां पर आता है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, जो कहता है कि Q1 पे Q2 लगाएगा तो Q3 चुप बैठेगा, मीन्स दैट देयर विल बी द लेस डिस्टर्बेंस, देयर विल बी नो डिस्टर्बेंस बाय द Q3 व्हेन यू आर टेकिंग द फोर्सेज ऑन Q1 एंड Q2। तो सिंपली यू हैव टू टेक द इंडिविजुअल फोर्सेज इन अकाउंट, कंसिडरिंग दैट Q3 है ही नहीं। तो जब मैं Q1 Q2 की बात कर रहा हूं, सो डोंट थिंक दैट Q3 इज देयर, Q2 Q3 की बात डोंट थिंक दैट Q1 इज देयर, उसका इफेक्ट इस पे नहीं है। सो दैट इज कॉल्ड एज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, राइट। तो उसका स्टेटमेंट मैं लिख दूंगा, यहाँ पर आगे दे दूंगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि Q1 का फोर्सेज अगर Q2 पे निकालना है तो समझो Q3 नहीं है, Q4 नहीं है, Q5 नहीं है, ऐसे इंडिविजुअल निकालो। और चूंकि ये फोर्सेज है तो सारे फोर्सेज आ जाएंगे और उसको वेक्टर एडिशन कर लो, उसको वेक्टर एडिशन कर लो, सो यू विल गेट द नेट फोर्सेज एक्टिंग ऑन दिस चार्ज सिस्टम। इसको डिस्क्रीट चार्ज कहते हैं, डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम। अब ये चार्ज सिस्टम डिस्क्रीट मतलब अलग अलग है, और ये चार्ज सिस्टम है, फॉर सिंप्लिसिटी आई हैव टेकन 3, इट मे बी n number of charges, and believe that as the number of charges is more, as the number of charges is more, the complication is more, ठीक है। सो हियर अब हम देखें तो फोर्सेस कैसे कैसे लगेंगे, तो हम इन सब का पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई आर्बिट्रेरी हम एक पॉइंट ले रहे हैं, कहीं से भी आप ले सकते हैं, तो यहाँ इसका सबका पोजीशन वेक्टर होगा, वो उस लोकेशन से वो कहाँ रखा हुआ है चार्जेस, टू आइडेंटिफाई दैट पॉइंट्स ना। जब पॉइंट्स है तो उसको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। बोलेंगे सर हम उसे लेते ही क्यों है, वही से लेते हैं क्योंकि हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत पड़ती है, और कोई वजह नहीं है। तो ये एक चार्जेस है, यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर, और फिर उसके बाद ये तीसरे का पोजीशन वेक्टर। तो 3 हमने लिख दिया कि मान लीजिए O से Q2 ले रहे हैं तो इसको R2 बोल देंगे, इसको R3 बोल देंगे, और इसको R1 बोल देंगे। तो ये तीनों का पोजीशन वेक्टर हो गया O से, क्लियर है। अब हम 1 और 2 के बीच में देख रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बोला था कि आपके पास 2 ऑप्शन है, आइदर यू कैन सी दैट कि R12 और R21, ठीक है। तो मैं यहाँ पर R21 दिखा देता हूँ, R12 भी दिखाए तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये दोनों हो सकता है ना, जैसे मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। तो अगर आपने 1 पे देखना 2 की वजह से, डिपेंडिंग अपॉन व्हिच व्हाट इज टू बी फाउंड, अगर हमें निकालना है कि द फोर्सेज ऑन Q1 ड्यू टू Q2, तो हम R12 लेंगे। इट डिपेंड्स ऑन कि क्या निकालना है, तो हम यहाँ पर R12 भी ले सकते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर उसके बाद इसके और इसके बीच में क्या लेंगे, ये वाला Q1 और Q3 के बीच में क्या लेंगे, यू नो दैट। यहां पर हम पता चलेगा Q1 और Q3 के बीच में हम लेंगे R13, ये भी ले सकते हैं, फाइन। Q1 अब यहां तो कुछ है ही नहीं, तो ये 2 चीजें हमने ली है, और बाकियों का पोजीशन वेक्टर हमें ऑलरेडी पता है। तो यहां पर फोर्सेज क्या लगेंगे, आई वांट टू नो दैट फोर्सेज ऑन Q1। अगर मुझे सिर्फ Q पे निकालना है, Q1 पे निकालना है, तो क्या होगा। सो इफ यू वांट टू फाइंड द फोर्सेज ऑन Q1, ये दिया हुआ है मान लीजिए एक पल के लिए, तो क्या करेंगे, तो इस Q1 पे फोर्स लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये Q3 लगाएगा इसके ऊपर एक फोर्स, जो इसी लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग इधर हो जाएगा,
Q2 लगाएगा तो वो कुछ इसी लाइन ऑफ एक्शन पे इधर हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे फोर्सेज ऑन वन ड्यू टू टू, तो ये F12 लगेगा, इस पे रिपल्सन है, सेम चार्जेस लिए हैं मैंने। तो जहां देखोगे वहां आगे की तरफ, लोग सोचते हैं कि सर इधर लगा दो क्या, ऐसे ये भी रिपील करा है, नहीं वो नहीं चाहिए मुझे ना, बिकॉज जहां आपको देखना है, वेयर वी हैव टू फाइंड द फोर्सेज, राइट, देयर यू हैव टू ऐड द डायरेक्शन, वहां पर आगे की तरफ, राइट। और यहाँ Q1 पे देखना है Q3 की वजह से, तो इधर डालेंगे ना कि इधर डल के बैठ जाएंगे, नहीं, डायरेक्शन कहाँ लगा, तो वो हो जाएगा। इनिशियली बच्चों को दिक्कत होती है, इसलिए मैंने बता दिया 1-3। सो वी हैव सीन दैट कि यहां पर दो फोर्सेज है, तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे हम इसमें। अच्छा, अब ये पॉइंट O पे R1 की वजह से क्या होगा, तो हम यहां पर ये भी दिखा सकते हैं, F1 दिखा सकते हैं, पॉइंट चार्जेस की वजह से, सिर्फ उस चार्जेस की वजह से। दो चार्जेस तो नहीं है, लेकिन क्या एक चार्जेस के बीच में फोर्सेस हो सकता है। मान लीजिए O पे कोई यूनिट चार्जेस कुछ भी ऐसा, यूनिट चार्जेस मतलब 1 कूलम है, तब भी उसके ऊपर लग सकता है। अब इसको वेक्टर एडिशन कर लेना है ये तीन फोर्सेस का, और वेक्टर एडिशन से नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स आपको आ जाएगा। तो यहां पर हम F12 निकालना हमें आ चुका है। अब इसमें होता है कि जो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल है वो यहां पर काम आता है, एंड वी ऐड द फोर्सेस, स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं यहां पर बाय वेक्टर एडिशन, एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड टू n नंबर ऑफ फोर्सेस। अगर n नंबर ऑफ फोर्स है तब भी हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं, दो है तो दो कर सकते हैं, तीन है तो तीन कर सकते हैं। तो कैसे लिखना है, अगर मुझे F निकालना है रिजल्टेंट, तो इसमें F12 इसी तरह से जो भी आपको, अगर 1 पे देखना है तो 1-3, अगर 1 पे देखना है बाकी, मतलब मैंने 1 पे देखना है बाकी चार्जेस की वजह से, तो सब 1-2 1-3 हो जाएगा, 1-4 हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट F1n हो जाएगा। अब F12 कैसे लिखते हैं ये आपको मालूम है, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2, 1 पे देखना है, डिवाइडेड बाय R12 का स्क्वायर, और फिर R12 का जो है यूनिट वेक्टर है, राइट। इसी तरह से हमने क्या देखना है, दूसरा F13 है, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/4πε0 इंटू Q1 Q3 और पोजीशन वेक्टर R13, और फिर R13 वेक्टर का यूनिट वेक्टर, दैट इज सफिशिएंट, और ये स्क्वायर है। ओके, सो दिस वे यू हैव टू एडिट वेक्टर, और इसी को हम 1/4πε0 तो कांस्टेंट रहेगा, समेशन में आ जाता है, क्या आ जाता है, हम समेशन करके लिख देते हैं QI इसी तरह से समेशन करके हम लिख सकते हैं Q1 Q2 है, QIJ करके मैं लिख देता हूं RIJ स्क्वायर और RIJ। कई किताबों में अगर 1 का फिक्स है तो आप 1 बाहर ले सकते हो, ठीक है, 1 फिक्स है तो 1 बाहर ले सकते हो, अगर नहीं फिक्स है, दोनों वेरिएबल है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल व्हेन यू हैव टू ऐड द मल्टीपल फोर्सेस। सो बहुत सारे चार्जेज हैं तो सब एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे और वेक्टर एडिशन से आपको निकालना है, यही इसका ओवरऑल कंक्लूजन है। अब ये न्यूमेरिकल मैं आपको अलग से करा दूंगा, क्योंकि आज अगर मैं न्यूमेरिकल इसी क्लास में करा दिया तो फिर क्या होगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। सो न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ एंड द चार्जेस आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। तो दोस्तों अभी तक आप सबको क्या समझ में आया आज की क्लास में, मैं दो लेक्चर, ये तीसरा लेक्चर है इस सीरीज में। पहले लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि चार्जेस के बारे में, चार्ज क्या होता है, तो मैंने बताया कि प्रॉपर्टीज है जो प्लस और माइनस होता है। एवरी मटेरियल मैटर हैज सम सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल होता है, ये सबको पता है। फिर हमने कूलम्ब्स लॉ बताया और चार्जेस की प्रॉपर्टीज बताई। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा 1 2 3, चार्ज कंजर्व्ड होता है, वो भी हमने बताया है। नेट चार्जेस जो है वो कांस्टेंट रहता है। चार्जेस को हम ऐड कर देंगे, ये भी हमने बताया था कि अगर मान लीजिए एक डब्बे में Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 माइनस का है, तो टोटल चार्जेस होगा Q1 प्लस Q2 माइनस Q3, ये भी हमने देखा। तो चार्जेस जो है एडिटिव होता है, ये प्रॉपर्टीज भी देख चुके हैं। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द चार्जेस। So that we have also seen the scalar form and the vector forms of Coulomb's law, how to find the forces on between the multiple charges.
So now it is all clear. You are ready for JEE Mains and Advanced and NEET examination. Now it is time to do some numericals. So I'll see you in the next class and I will do the various numericals. और वो लेक्चर अगर देख लोगे तो मैं वादा करता हूं कि आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन करके आओगे, चाहे जेईई मेंस, एडवांस, नीट, सीबीएसई बोर्ड, सब क्लियर होगा. See you in the next class, guys. Thank you.